चलिए आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, जिसको हम लोग सेट के नाम से जानते हैं, तो सेट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसके बाद अपना एक एक करके चैप्टर वाइज परत दर परत जो उसका कंसेप्ट है उसको देखते चलेंगे, उखाड़ते चलेंगे उसको, और उस पर जो क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या अलग अलग डिफरेंट बुक से हो, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हम लोग देखेंगे जो कि फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट। तो सेट होता क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख देते हैं। द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object is called set. The collection of well defined and distinct object is called set. तो इसमें देखिए कुछ हमारे पास वर्ड आए हैं जिनको जान लेना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक हमारा टर्म आया है वेल डिफाइंड, और दूसरा है हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है, इसको हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ सर्टेन या स्पेशल पैरामीटर हो, सर्टेन या स्पेशल पैरामीटर हो, या क्राइटेरिया हो जिससे उसको हम आसानी से पहचान सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कहता है कि गुड स्टूडेंट, जैसे कोई कहेगा गुड स्टूडेंट, तो इससे हमारा नहीं, इसका पहचानने का कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई सर्टेन पैरामीटर, इसलिए गुड स्टूडेंट हमारा वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा। हो सकता है गुड स्टूडेंट जिसको हम बोल रहे हैं वो मेरे ओपिनियन में हो, मेरे विचार में हो, लेकिन दूसरे के विचार में वो नहीं भी हो सकता है। इसलिए गुड स्टूडेंट को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम लिख दें कि वे सारे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 60% से ज़्यादा, जिनका मार्क्स 60% से ज़्यादा हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, गुड स्टूडेंट बोलेंगे। नहीं तो एक पैरामीटर हमने दे दिया, एक स्पेशल पैरामीटर यानी फिक्स पैरामीटर हमने दे दिया। अगर वे सारे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज मार्किंग 60% से ज़्यादा होगा, उनको हम लोग गुड स्टूडेंट बोलेंगे। तो ये एक कैरेक्टर हो गया, क्राइटेरिया हो गया डिसीजन का, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हम किसको किस बेसिस पर उसको गुड स्टूडेंट बोला गया। ठीक है।
तो इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया हो या कोई भी पर्टिकुलर पैरामीटर हो तो उसके बेसिस पर अगर किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग वो चीज़ वेल डिफाइंड है, अन्यथा वे वेल डिफाइंड नहीं कहे जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम बोल रहे हैं कि हैवियर ऑब्जेक्ट। तो फिर से उस ऑब्जेक्ट को हैवियर यानी भारी बोलना वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी में हम मिला देंगे कि वे सारे ऑब्जेक्ट जिसका वेट यानी जिसका मास 60 kg से ज़्यादा हो उसको हम लोग हैवियर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने एक पैरामीटर को, हमने एक क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया, यानी इसको देखते ही हम लोग क्या बोल देंगे कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको हैवियर ऑब्जेक्ट आसानी से बोल देंगे। तो उस तरीका के ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसमें कोई कैरेक्टर या पैरामीटर फिक्स हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ देखिएगा तो एक हमारा आ रहा है गुड, हैवियर, उसी तरीक़ा से स्ट्रॉन्ग आ सकता है, टॉलेस्ट आ सकता है, या उसी तरीक़ा से हमारा नहीं और भी बैड, टेस्टी, ये सब एडजेक्टिव आ सकती है। तो ये एडजेक्टिव अगर आएंगे तो केवल एडजेक्टिव रहेंगे तो वैसे थिंग्स को, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर कोई पैरामीटर, जैसे यहाँ पर हमारा 60% है या यहाँ पर हमारा 60 kg है, इस तरीक़ा से पैरामीटर को अगर हम फिक्स कर देंगे तो वही ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, और इस डेफिनेशन में एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हम लिखेंगे INDIA, इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो ये पहला आई नहीं और फिर यहाँ पर आई 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर ऐसा देखेंगे हम लोग तो केवल लिखेंगे इसका जगह पर INDA। ठीक है, या तो इसको नहीं तो इसको हटाएंगे, किसी एक को हटाएंगे, यानी दोनों के जगह पर केवल एक आई रहेगा। तो इस तरीका के लेटर को हम लोग डिस्टिंक्ट लेटर बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी सेट, यहाँ से हमारा सेट का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, संग्रह, जो वेल डिफाइंड भी हो और साथ में साथ डिस्टिंक्ट भी हो, उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। क्लियर? द सेट is denoted by capital letters. Capital letters like A, B, C, D, E, F,
उसी तरीक़ा से इनके मेंबर्स जो हैं यानी इनमें जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो लिख देंगे द मेंबर्स of set the members of set is denoted by a small letter। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट ले लीजिए उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके जो मेंबर्स होंगे जिसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं उसको हम लोग हर हमेशा स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे हमारा हो गया A B C D, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया और सेट हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स है, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये मान लिया हमारा सेट ए है, तो लिख देंगे द सेट ए इज the set A is the set of all the set A is the set of all vowels in English alphabet। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे हमारा ए आ जाएंगे, ई आई ओ यू, क्योंकि जो वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो यही लेटर आते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो देखिए जो सेट हमने बनाया सेट ए के नाम से वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू के मिलने से जो सेट बना ए, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स का सेट हो गया, ठीक है। तो सेट ए को हमने क्या किया कैपिटल से दिखाया और इसका मेंबर्स कौन कौन है? तो मेंबर्स है हमारा ए ई आई ओ यू। तो ये मेंबर्स को हमको स्मॉल में दिखाना है, इसलिए हमने ए को भी स्मॉल में लिखा, ई को भी, आई को भी, ओ को भी और यू को भी, यानी सभी का सभी एलिमेंट्स यानी मेंबर्स सब के सब छोटे में और जबकि सेट हमारा बड़ा में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलिमेंट्स या मेंबर हो जाएंगे।
यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीक़ा से AEIOU। तो इसमें ये क्या है हमारा, ए को हम लोग एलिमेंट या मेंबर बोलेंगे, एलिमेंट या मेंबर। उसी तरीक़ा से हमारा ई भी क्या हो जाएगा, तो ई भी हमारा एलिमेंट या मेंबर हो जाएगा। यानी ये हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू हो, ये सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वोवेल्स का सेट है उसका सब एलिमेंट या मेंबर कहलाएंगे। ठीक है। इसको और किस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं, तो इसी चीज़ को लिखने के लिए दो सिंबल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो सिंबल कुछ इस तरीक़ा से है। एक सिंबल इस तरीक़ा से होगा आपका, और एक सिंबल इस तरीक़ा से होगा। इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को ही सिंपल सा शब्द में बोलेंगे इज एन एलिमेंट। बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट, या इसी को बोलेंगे इज अ मेंबर। और इसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे इज नॉट एन एलिमेंट या इसी को दूसरे शब्द में हम लोग लिखेंगे इज नॉट अ मेंबर, इज नॉट अ मेंबर। चलिए जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट है AEIOU, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स का सेट है। इसको हमने ए के नाम से दिया था। ठीक है। तो इसको सेट ए का ये एक एलिमेंट है, तो इसको कैसे लेंगे सिंबॉलिक रूप से, तो सिंबॉलिक रूप से इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ई। इसको पढ़ेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए, दूसरे शब्द में भी इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है। यानी ये स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट या मेंबर कहलाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर ई भी क्या हो जाएगा हमारा, तो ई भी हो जाएगा हमारा सेट ए का एक एलिमेंट। इसको दो तरीक़ा से, तीन तरीक़ा से ही बोल सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ई बिलोंग्स टू ए, या इसी को बोल सकते हैं ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इसी को बोल सकते हैं ई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है। उसी तरीक़ा से हमारा हो जाएगा आई के बारे में हम बोल सकते हैं आई बिलोंग्स टू ए, या ओ बिलोंग्स टू ए, या यू बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से नहीं कोई कहता कि बताइए ये हमारा
जो सेट बनाइए वॉवेल्स का सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और इसके जगह में कोई कहता है कि नहीं आप बताइए बी, बी वॉवेल्स का सेट है कि नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए को हमने क्या बोला था, तो ए को यहाँ को कंफर्म किया कि ये हमारा वॉवेल्स इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसका सेट है, उसका नाम है और उसका मेंबर ये सब है। जबकि बी हमारा वॉवेल्स नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बी जो है हमारा वो ए का मेंबर या एलिमेंट नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देख रखा था स्टेटमेंट में हम लोग लिख रहे थे या उसके मेंबर को भी शो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो अब सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे कि वो तरीका है क्या और उसे कैसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग 3 तरीका से लिखते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट फॉर्म रहता है, जो स्टेटमेंट फॉर्म हम यहाँ पर दिखाए हैं, और 2 और जो मेन कैटेगरी में आता है हमारा, एक को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर और दूसरे को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी 2 कैटेगरी हो गया हमारा, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग आ गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन of set, representation of set। इसमें पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को 2 तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। द फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। चलिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू कि सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और हर मेंबर को कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, सेट ए इज the vowels of
इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए सेट का नाम इसमें ही है। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से हर हमेशा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए, और उसके बाद बराबर, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, जिसको ब्रेसेस भी हम लोग बोलते हैं, ब्रेसेस, ठीक है। और ये सेट ए का मेंबर कौन कौन है, तो ववेल्स है। ववेल्स मीन्स ए हो गया, पहला हमने एलिमेंट लिख दिया, फिर कोमा से इसको सेपरेट करेंगे, ई लिख दिया, फिर कोमा, आई, फिर कोमा, ओ, फिर कोमा, यू, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा एक सेट ए बन गया। इसी सेट में 5 मेंबर्स है हमारा ए ई आई ओ यू, और सभी के सभी मेंबर हमारा कोमा से सेपरेटेड है, और साथ साथ ये सब कर्ली ब्रैकेट यानी ब्रेसेज के अंदर है। तो इस तरीक़ा से अगर कोई भी सेट लिखा रहे तो वो सेट हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, सेट बी इज द होल नंबर होल numbers less than 7, यानी सेट भी कैसा है, तो कन्फर्म कर रहा है कि एक होल नंबर का सेट है और वैसा होल नंबर का सेट है जो 7 से छोटा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग ये स्टेटमेंट में, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेट दिया है भी, इसको लिख देंगे कैपिटल लेटर में, फिर इसके बाद इक्वल का साइन, और फिर ब्रैकेट हमारा जिसको ब्रेसेस से बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट, ये स्टार्ट कर देंगे, और जो भी मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, उन सबको कोमा से सेपरेट करते करते लास्ट तक लिखेंगे, और फिर लास्ट में हमारा ब्रैकेट इंड हो जाएगा। जैसे होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमको एक लिमिटेशन दे दिया यहाँ कि ये 7 से हमेशा छोटा रहे। तो ये देखिए 7 से बड़ा कौन है, तो ये तो 7 है, नहीं, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ये जो हमारा कंडीशन है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब हमारा एलिमेंट नहीं होगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हमारा जो ब्रैकेट है यहीं पर, हमारा ब्रैकेट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। जो होल नंबर है लेकिन 7 से छोटा, ये सबको हम लिखेंगे भी नहीं,
इसलिए इन सबको लिखने की कोई ज़रूरत, इस तरीका से हम आसानी से अपने सेट को सजा देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया, सेट C is the integers less than less than 4 and greater than, चल इससे नहीं ले लीजिए, लेकिन नेगेटिव में यानी -4। इसको हमको सेट में सजाना है, तो कैसे इसको सजाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले C, ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रखते हुए C को कैपिटल रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल C, फिर इक्वल का साइन, फिर ब्रैकेट शुरू। तो ये क्या कर रहा है, हमारा C कैसा सेट है, तो सब इंटीजर है, यानी 4 से छोटा और -4 से बड़ा। तो -4 से बड़ा कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 के बाद लिखेंगे तो हमारा 4 से छोटा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारे पास अभी सेट आया, ये सेट हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में है। C सेट जो इंटीजर्स का है, 4 से छोटा और -4 से बड़ा। ये हो गया हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। चलिए कुछ और, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Set D is the set of all solutions set D is the set of all solutions of the equation x square minus 9 equals 0। मान लीजिए अब D ऐसा सेट है
कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वही हमारे सेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको लिखना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद इस सेट को हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू हमारा प्लस या -3, यानी एक +3 और दूसरा -3। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा और -3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी दो सॉल्यूशन हमको मिला। ठीक है, एक +3 और दूसरा -3। अब इस सेट को डी सेट को अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल डी बना देंगे और फिर इक्वल का साइन। अब सेट को हमको क्रिएट करना है तो कर्ली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस, और फिर इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन, एक +3 एक -3। तो यहाँ पर हमने -3 एक लिख दिया और एक +3 लिख दिया, 2 ही है इसलिए ब्रैकेट क्लोज। तो ये सेट डी हमारा बन करके अब तैयार हो गया, और इसके फॉर्म को हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेट को आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको इजीली हम लोग अब डील कर सकते हैं। हो सकता है वो स्टेटमेंट में हो, ये स्टेटमेंट इक्वेशन में हो, या कोई ना कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देगा जिससे हमको पता चल जाए कि उसका मेंबर्स क्या हैं, यानी एलिमेंट कौन कौन है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग दूसरा जो सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसको देखेंगे।